हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। पिछले लेक्चर में हमने आवेश के बारे में तथा उसके द्रव्यमान के बारे में पढ़ा था। अब आज हम उस दिन आपको कुछ क्वेश्चन भी दिए थे, तो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास था, दो वस्तुएं हैं P और एक वस्तु है Q। वस्तु P से 10⁻³ इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाते हैं, तो वस्तु P के द्रव्यमान में कितनी कमी होगी? तो हमारे पास द्रव्यमान में कमी निकालने का या वृद्धि निकालने का फॉर्मूला है del m या dl n into me। यहाँ पर m की वैल्यू कितनी है 10⁻³ और me की वैल्यू कितनी है 9.1 into 10⁻31 kg। तो dm इस फॉर्मूले में ये वैल्यू इनपुट करेंगे 10⁻³ into 9.1 into 10⁻31 kg। यहाँ पर 10⁻31 kg है और यहाँ पर 10⁻+3 है। दोनों को सोल्व करेंगे, आधार समान है तो बातें जुड़ जाएगी। -31 + 3 कितने हो जाएंगे? dm = 9.1 into 10⁻28 kg। तो अगर वस्तु P से वस्तु Q में 10⁻³ इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं, तो वस्तु P के द्रव्यमान में कितनी कमी हो जाएगी? 9.1 into 10⁻28 kg। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या था? सेकंड क्वेश्चन था, एक चालक तार है जिसमें 10 एम्पीयर की विद्युत धारा कितने टाइम तक? 2 मिनट तक प्रवाहित होती है। तो प्रवाहित होने वाले आवेश का मान क्या होगा? ये सब हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है? विद्युत धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? 10 एम्पीयर। कितने समय में? 2 मिनट। तो हमें मिनट को इसमें कन्वर्ट करना है सेकंड में। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो 2 मिनट में कितने होंगे? 60 × 2 कितने हो जाएंगे? 120 सेकंड। हमारे पास एक फॉर्मूला है विद्युत धारा का, I = Q/T। Q हो जाएगा हमारे पास IT। वैल्यू रख दी Q की, सॉरी I की और T की। Q तो आएगा I कितना है 10 और T कितना है 120। तो Q हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कितनी? 1200। और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। तो आवेश कितना प्रवाहित होगा? 1200 कूलम। इसके बाद हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है? तीसरा क्वेश्चन है, दो वस्तुएं x और y। इसमें भी दो वस्तुओं की बात करेंगे। दो वस्तुएं हैं x और y। जब इन दोनों को आपस में रगड़ा जाता है, एक वस्तु धनावेशित हो जाती है तथा दूसरी वस्तु क्या हो जाती है? ऋणावेशित। तो x वस्तु क्या हो जाती है? धनावेशित क्वेश्चन में दिया हुआ है, और y वस्तु क्या हो जाती है? ऋणावेशित। अगर वस्तु x धनावेशित होती है, वस्तु y ऋणावेशित होती है, तो कोई भी वस्तु धनावेशित कब होती है? जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो। तो वस्तु x धनावेशित होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? कमी होगी। और अगर ऋणावेशित होती है तो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? वृद्धि होगी। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बताया था, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, इलेक्ट्रॉन घट जाते हैं, तो द्रव्यमान में भी क्या होगी? द्रव्यमान में भी क्या होगी? कमी होगी। और इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ रहे हैं, द्रव्यमान में क्या होगी? वृद्धि। तो हमारे पास क्वेश्चन था, जो वस्तु x और y को आपस में रगड़ते हैं, जो वस्तु x धनावेशित और y वस्तु ऋणावेशित होती है, तो इनकी इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा इनके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा? तो वस्तु x धनावेशित होने के कारण इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होने के कारण द्रव्यमान में क्या होगी? कम होगी। इसी तरह वस्तु y ऋणावेशित होने के कारण इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या होगी? वृद्धि होगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने के कारण द्रव्यमान की संख्या में क्या होगी? द्रव्यमान का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन था हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन। एक निकाय है जिसमें निम्न आवेश दे रखे हैं Q1 - Q2 - Q3 - Q4 + Q5। तो इस निकाय के कुल आवेश का मान क्या होगा? तो निकाय का कुल आवेश का मान हमें ज्ञात करना है।
तो निकाय का हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था आवेश क्या है, अदिश राशि है। तो अदिश राशियों को सामान्य तरीके से हमें जोड़ना होता है। कुल आवेश होगा Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5। अब अगर ये सभी राशियां प्लस होती तो ये हमारा आंसर होता, लेकिन आपको एक बात और बताई थी, जैसा साइन है हमेशा हमें साइन लेना है। तो Q इक्वल टू Q1 तो क्या है, प्लस में, तो Q1। इसके बाद हम बात करेंगे Q2 माइनस में, यहाँ पे लिखेंगे प्लस माइनस Q2 प्लस माइनस क्या होंगे, माइनस माइनस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4 प्लस Q5। तो जो निम्न दिए गए आवेश हैं तो निकाय का कुल आवेश जो होगा वो हमारे पास होगा Q इक्वल टू Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4 प्लस Q5। तो निकाय के कुल आवेश का मान ये है। इसके बाद आगे बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान उस दिन बताया था। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना था, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान Me 9.1 into 10 की पावर माइनस 31 kg। इलेक्ट्रॉन का आवेश QE इक्वल टू ले सकते हैं माइनस 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा, 8.6 × 10 की पावर माइनस 19 कूलम। कूलम क्या है, आवेश का मात्रक है। प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है लेकिन धनात्मक होता है। तो प्रोटॉन का आवेश जो होगा कितना होगा, 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम। दोनों के आवेश समान होंगे, इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस में, प्रोटॉन का आवेश प्लस में। प्रोटॉन के द्रव्यमान की बात कर लेते हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होगा, 1.672 into 10 की पावर माइनस 27 kg। तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है 1.672 into 10 की घात माइनस 27 kg होगा। न्यूट्रॉन की भी बात कर लेते हैं। न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं होता, इसका आवेश 0 होता है। ये उदासीन कण है। न्यूट्रॉन क्या है, उदासीन कण। उदासीन कण। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होगा 1.675 into 10 की पावर माइनस 27 kg। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान लगभग बराबर होते हैं, थोड़ा सा फर्क है, 1.672 1.672 1.675 इतना सा फर्क है। बाकी दोनों के द्रव्यमान क्या है, लगभग समान। ये इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं आवेशन की विधियां। तो आवेशन की विधियां कौन कौन सी हैं, देखो आवेशन की विधियां। आवेशन की विधियां, तो सबसे पहले हम बात करते हैं घर्षण विधि। आवेशन की विधियां नंबर 1 घर्षण विधि। घर्षण विधि क्या होती है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, स्थानांतरित। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाते हैं। जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण वो वस्तु क्या हो जाती है, ऋणावेशित। और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन कम होते हैं वो वस्तु क्या हो जाती है, धनावेशित। तो इसकी आप परिभाषा लिख सकते हो, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण की विधि को घर्षण विधि कहते हैं। एक वस्तु में इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो वस्तु होगी धनावेशित, दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो वस्तु होगी ऋणावेशित। इसके कुछ एग्जांपल लिख लो, पॉजिटिव, नेगेटिव। नंबर 1 है कांच की छड़, रेशम का कपड़ा। मतलब ये है कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को आपस में हम रब करेंगे, घर्षण करेंगे उन दोनों के बीच में, तो कांच की छड़ पॉजिटिव धनावेशित होगी और रेशम का कपड़ा क्या होगा, ऋणावेशित। नंबर 2 है बिल्ली की त्वचा,
इसको किससे रगड़ेंगे? प्लास्टिक की छड़, प्लास्टिक की छड़। नंबर 3 बात कर लेते हैं। नंबर 3 सूखे बाल, सूखे बालों में हम क्या करते हैं? कंघी या कंघा। तो जब सूखे बालों में कंघी या कंघा करते हैं तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होने के कारण कंघी क्या हो जाएगी? ऋणावेशित, और सूखे बाल क्या होंगे? धनावेशित। आपने कई बार देखा होगा जब सूखे बालों में कंघी या कंघा करते हैं तो उस कंघी के पास में छोटे छोटे कागज के टुकड़े आप देखे होंगे, वो आकर्षित होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या हो गई? आवेशित हो गई। आवेशित होने के कारण इस पर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया, ऋणावेशित हो गई। तो ये क्या करेगी? जो पॉजिटिव पार्टिकल हैं उसको क्या करेगी? आकर्षित करने लगते हैं। ठीक है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो वो एक दूसरे से क्या करने लग जाती है? दोनों क्या हो जाती है? आवेशित हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हम अगली विधि के बारे में बात करते हैं। अगली विधि क्या है? चालन विधि। दूसरी विधि है चालन विधि। इसके बारे में हम क्या कहेंगे? जब किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में निरावेशित वस्तु को लाया जाता है तो आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है, जिसके कारण निरावेशित वस्तु की क्या हो जाती है? आवेशित। जैसे मान लेते हैं कोई वस्तु A है, आवेशित है, यहाँ पर कोई दूसरी वस्तु B है, निरावेशित है, इस पर कोई आवेश नहीं है। ठीक है, इन दोनों को पास में लाएंगे, एक दूसरे से स्पर्श करवाएंगे, वस्तु A और वस्तु B। यहाँ पर प्रारंभ में आवेश कितना है? Q1 = Q, और यहाँ पर आवेश कितना है? Q2 = 0। तो यहाँ पर आवेश होगा हमारे पास प्लस प्लस प्लस। अब आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। एग्जाम्पल के रूप में आप समझ सकते हो ऊष्मा का प्रवाह कैसे होता है? उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु की तरफ। जैसे पानी को आप गर्म करते हो तो वो और ज्यादा गर्म नहीं होगा, वो धीरे धीरे क्या होगा? ठंडा होगा। इसी तरह से अभी हम विभव के बारे में अभी हमने पढ़ा नहीं, लेकिन फॉर्मूला होता है V = KQ/R। तो यहाँ पर K है कूलम्ब नियतांक, R है दूरी और Q है आवेश। तो अगर यहाँ पर वस्तु A की हम बात करें, वस्तु A पर आवेश Q है तो इसका कुछ ना कुछ विभव होगा, और वस्तु B पर Q की वैल्यू क्या है? 0, तो इसका विभव भी क्या होगा? 0। तो कहने का मतलब उच्च विभव किसका होगा? वस्तु A का। तो आवेश का प्रवाह किससे होगा? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा। कुछ आवेश इस पर भी आ जाएगा, कुछ आवेश इस पर स्थानांतरित हो जाएगा। अब इन दोनों वस्तुओं को हम क्या कर देंगे? अलग अलग कर देंगे। तो वस्तु A पर भी आवेश होगा, वस्तु B पर भी आवेश होगा, वस्तु A पर भी आवेश होगा, वस्तु B पर भी आवेश होगा। यदि दोनों वस्तुओं के आकार समान हो तो आवेश का विभाजन, आवेश का बंटवारा भी क्या होगा? इक्वल होगा, बराबर होगा। स्टार्टिंग में कुल आवेश कितना था? स्टार्टिंग में हमारे पास कुल आवेश था Q1 + Q2। Q हम लिख सकते हैं Q + 0। तो हमारे पास टोटल आवेश कितना था? Q Q के बराबर। अब हम बात करेंगे स्टार्टिंग में आवेश, कुल आवेश हमारे पास कितना था? Q। दोनों का योग कितना था? Q के बराबर। अगर दोनों के आकार बराबर है तो दोनों पर बराबर आवेश आ जाएगा। इस पे आवेश आ जाएगा Q/2, इस पे भी आवेश आ जाएगा Q/2। तो अब दोनों का टोटल आवेश अब भी Q है। तो यहाँ से हमें एक चीज और पता चलती है कि आवेश, कुल आवेश सुरक्षित रहता है। आवेशित करने से पहले कुल आवेश कितना है? Q + 0। टोटल आवेश कितना है? Q। आवेशित करने के बाद कुल आवेश कितना है? Q/2। दोनों ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? Q। तो पृथ्वी में कुल आवेश सुरक्षित रहता है।
आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित करते हैं, खत्म नहीं कर सकते आवेश को, स्थानांतरित कर सकते हैं, तो टोटल आवेश का रहेगा सुरक्षित रहेगा। इसके बाद हमारे पास है तीसरी विधि, प्रेरण विधि। प्रेरण विधि क्या है, इसके बारे में हम अगली क्लास में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है।